बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। और जैसा कि मेरा एक कोशिश थी और सबसे वादा भी था कि डॉक्टर जयसुमल से हम एक इंटरव्यू करेंगे और एक ऐसा मुफस्सल इंटरव्यू करेंगे और उनकी ज़ात के बारे में भी, उनके कारोबार के बारे में भी, उनके विजन के बारे में भी, और पीसीजीए को एक अच्छा दबंग चेयरमैन जो मिला है और पीसीजीए को एक नई शक्ल हम देख रहे हैं। उनके ऊपर बहुत से लोगों के इतराज़ात भी हैं और उनके काम के बारे में भी लोग एट टाइम क्वेश्चन उठाते रहते हैं, जो हर एक का डेमोक्रेटिक राइट है और ऐसा होना भी चाहिए। तो डॉक्टर जयसुमल से मेरी वक्तन फ़वक्तन बात भी होती रही है मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे, और हमेशा उन्होंने मैं बहुत मुफस्सल और बहुत इनकरेज करते हुए मुझे जवाबात दिए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने टाइम दिया और काफ़ी दिनों के बाद, कोशिश के बाद, आप बिज़ी आदमी हैं। तो इससे पहले मैं आगे जाऊँ, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब के बारे में बता दूं कि डॉक्टर साहब 1992 में MBBS डॉक्टर बने और इस कारोबार में वो इंसिडेंटली आए 1995 में एज आरती अपने वालिद साहब के साथ और भाइयों के साथ। उसके बाद 2008 में इन्होंने, उससे पहले कुछ फैक्ट्रियाँ ली, लीज़ पे लेते रहे। 2008 में इन्होंने एक्सपोर्ट शुरू की कॉटन की प्रॉपर, और एक बड़ा इन्होंने माशाल्लाह नाम कमाया। और 2011-12 के बाद ऑनवर्ड्स एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी इनसे रिलेटेड, कॉटन और राइस से रिलेटेड हमेशा ये लोग विन करते रहे। एक बहुत बड़ा नाम है डॉक्टर जयसुमल का। तो अभी हम बाकायदा प्रॉपर डॉक्टर साहब शुरू करते हैं, आपसे सवालात। तैयार हैं आप? बिल्कुल, कोई इशू नहीं, सवाल करेंगे, जवाब देते जाएंगे आपको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैंने बता दिया, थोड़ा सा अपने बारे में 2-3 मिनट में लोगों को बता दें जो आपके बारे में नहीं जानते। स्पेशली पंजाब में काफ़ी सारे लोग हैं जो आपके बारे में नहीं जानते, ताकि लोगों को पता हो कि हम कितनी बड़ी आदमी से इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। नहीं, मैं बड़ा आदमी तो नहीं हूँ, मैं आपका भाई हूँ। मैंने कभी अपने आप को, यानी कि हमने अपनी ज़िंदगी की इब्तदा जो शुरू की थी, हमारे माँ बाप भी यानी कि कोई वेल एजुकेटेड नहीं, यानी कि मेरे ख्याल में मेरी वालदा भी अनपढ़ थी। और मैंने ये जो कारोबार, मैंने 92 में ग्रेजुएशन की। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ECFM जी उस टाइम पे होता था, USA में लेकर के बाहर जाना चाहता था, लेकिन मेरी वालदा बड़ी माँ होती थी, तो उन्होंने मुझे यानी कि बेटा करके पाला हुआ था। और उसने कभी मुझे अपने से अलग करने के लिए कहा कि मैं आपको अपने से दूर नहीं देखना चाहती। तो फिर मैं बाहर नहीं जा सका। लेकिन यहाँ पे कुछ सिस्टम की ख़राबी थी कि मैंने नौकरी तो मुझे करनी थी नहीं, क्योंकि यहाँ पे नौकरियों के लिए आपको पॉलिटिकल लोगों के आगे पीछे चलना पड़ता था। लेकिन मैं बचपन से ही एक सेल्फ मेड आदमी था और ज़िंदगी में किसी के आगे भीख मांगना मैंने ज़िंदगी में। कहाँ के रहने वाले डॉक्टर? मैं थाना बुला खान का रहने वाला। अच्छा, थाना बुला खान के रहने वाले। थाना बुला खान में हमने प्राइमरी एजुकेशन, हमने समझो कि दरख्त के नीचे पढ़ के ही, और लालटेन, उस टाइम पे बिजली भी नहीं होती थी। हमने सुबह को हमारी वालदा होती थी तो सवेरे उठ के हम लालटेन पे पढ़ते थे। बिजली के भी हमारे पास कोई उस टाइम पे कोई हमें फैसिलिटी नहीं थी। और स्कूल में भी जाते थे तो कभी स्कूल का कमरा भी नहीं होता था, और दरख्त के नीचे पढ़ते थे। उसी धक्के खाते खाते हुए हम, उस प्राइमरी टीचरों की बड़ी मेहरबानी, हमें उन्होंने अपने तरबियत दे के हमें एक अच्छा इंसान बनाने की भी कोशिश की। और तालीम में भी उन्होंने हमें बड़ी, यानी कि आज के ज़माने की वो तालीम हमें कहीं भी नज़र नहीं आती है। और आज की जो माएँ हैं, वो माँ भी हमें नज़र नहीं आती कि अपनी माँ किस तरह होती है, अपने बच्चों को किस तरह मोहब्बत देती है और उनसे कितनी इमोशनल अटैचमेंट होती थी। आज भी हम अपनी वालदा को यानी कि मिस नहीं करते हैं। अल्लाह सही ने उसको अभी भी, समझो कि दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उसको अल्लाह से खुश रखे हर जगह पे जहाँ भी हो। तो उस टाइम पे से लेके हमने आज तक समझो कि अपनी वालिदिन की जो अच्छी परवरिश थी तो वही हम अपनाते हुए आए हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम कोई ऐसा काम करें जिससे इंसान की खिदमत हो सके और अपने मुल्क की, अपने मिट्टी की, जो उसने हमें जन्म दिया है, तो वहीं पे अपना कर्ज उतार सकें। इसीलिए मैं पहले पीसीजे में इतना एक्टिव नहीं होता था जब तक, क्योंकि मेरे ऊपर एक लायबिलिटी होती थी अपनी फैमिली की। तो फैमिली में एजुकेशन का इशू होता था। हमारी फैमिली बड़ी थी, हम 9 भाई थे, तो सबको, उनको कारोबार, उनको बिज़नेस डेवलप करने की वजह से हमने
ग्रेजुअली पहले आड़त होती थी, उसके बाद हमने एक जिनिंग फैक्ट्री लीज पे ली शहदादपुर में, उसके बाद दूसरी टंडो आदम में ली, फिर हमने ज़मीन ली। ग्रेजुअली जितना भी प्रॉफिट होता था तो हम इन्वेस्टमेंट इसी मुल्क में, इसी इलाके में, यहाँ के लोगों के लिए लगाते जाते थे। तो हमने टंडो आदम में पहले ज़मीन ली, वहाँ पे सिंध एग्रो एक बड़ा नाम हमने डेवलप किया। एक जिनिंग में जहाँ प्रोडक्शन हमारे जिनर भाई बहुत कम लेते थे, यानी कि अगर उनकी 5 मशीनें होती थी तो वो 8 बेल से ज़्यादा नहीं निकालते थे। लेकिन हमने वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक एफिशिएंट हमने वहाँ पे सिस्टम डेवलप कराया। हमारे जो भी, यानी आप मॉडरेशन के कायल हैं। हाँ, शुरू से लेके हमने समझो कि जिनिंग इंडस्ट्रीज़ को, क्वालिटी को, हमारे पास जो भी बायर होते थे, मैं शहदादपुर में होता था तो टंडो आदम की मार्केट पिटी हुई मार्केट थी। मैंने टंडो आदम में फैक्ट्री लीज पे लेके वहाँ पे भी क्वालिटी का एक कंसेप्ट डेवलप किया और कमिटेड, हमने कभी भी बैकआउट नहीं करना। मिल वालों को जो अच्छे बायर होते थे वो हमारे पास कंटिन्यूसली हमारे पास, यानी कि बुक होते थे कि वो हमें हमारी जो भी प्रोडक्शन होती थी हमसे बाय करते रहते थे। उसमें शहदादपुर, फिर टंडो आदम, इसी तरह हमारे फैमिली बढ़ती गई। फिर मैंने हैदराबाद में यूनिट लगाया। डॉक्टर साहब, आपका नाम तो क्वालिटी में बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और आप एक्सपोर्ट भी करते रहें, आप एग्जैक्टली जानते भी हैं कि अगर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो तो उसके अंदर क्या करना चाहिए। और मुझे पता है कि आपका वज़न भी पूरा होता है, ट्रैश मॉइस्चर पे भी आप कंट्रोल रखते हैं। और आप ही के कॉम्पिटिटर्स अगर हम देखें उस इलाके में, उनका वेट भी कम होता है, 150 kg की बिल बनाते हैं, उसी सेम हिसाब में ट्रैश में खेलते हैं, मॉइस्चर में खेलते हैं, क्वालिटी में खेलते हैं। आप उसी इलाके में बैठ के इतनी अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं। आपके साथ की फैक्ट्रियाँ जो वहाँ पे चल रही हैं वो क्वालिटी के साथ खेल रही हैं। रेट ऊपर जाता है तो क्वालिटी गिरा देते हैं, रेट नीचे आता है क्वालिटी बढ़ा देते हैं, वज़न के साथ भी ऐसे खेलते हैं। तो इसके ऊपर कोई आपका पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने पर्सनली तो बहुत मेहनत, यानी कि दोस्तों को यही मैं कहता था कि आप एक ट्रेंड डेवलप करो क्वालिटी का, क्योंकि क्वालिटी आपके मुल्क की पहचान है। आप अपनी प्रोडक्ट को इज्जत दो। क्योंकि जब मैं शुरू से, यानी कि एक्सपोर्ट तो हमने बाद में स्टार्ट किए 2008 में, जब मेरा बेटा पढ़ के आया इंटरनेशनल ट्रेड की, उनको मैंने तालीम दिलाई और उनको फिर यहाँ पे कराची में मैंने ऑफिस बनाकर फिर मुख्तलिफ ममालिक में हमने एक्सपोर्ट शुरू की। ग्रेजुअली पहले फ़र्स्ट बांग्लादेश से शुरू की, उसके बाद हमने चाइना को टारगेट बनाया और फिर हम, यानी कि दुनिया की जो भी कॉटन इंपोर्ट कंट्री है, इवन हिंदुस्तान बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, फिर उसको भी हम, क्योंकि हमारे पास सिंध में अर्ली क्रॉप आती है कॉटन की, तो हमने इंडिया में भी हम सप्लाई देते रहे हैं। अच्छा, हाँ, हम बहुत कॉटन। इसके बाद हमारा सबसे बड़ा बायर वियतनाम भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है और थाईलैंड था, इंडोनेशिया, मुख्तलिफ ममालिक हैं जो टेक्सटाइल का बिज़नेस करते हैं, तो उनको हम इंपोर्ट करते रहे एज ए पाकिस्तानी। हम आप क्वालिटी तो इतनी अच्छी बनाते होंगे कि आप जाती है क्वालिटी। मुझे दुख ये होता है, ग्रेड 1 ग्रेड 2 का माल बनाते होंगे आप। मुझे यकीनन हम 503 और 505, हमारी ज़्यादातर 505 होती थी जो हमारा पाकिस्तान का क्वालिटी होती थी, जो इसकी ट्रेस जो है ना 4% से ऊपर नहीं होती है। और हमारी लेंथ 3 और 505, हमारी ज़्यादातर 505 होती थी जो हमारा पाकिस्तान का क्वालिटी होती थी, जो इसकी ट्रेस जो है ना 4% से ऊपर नहीं होती है। और हमारी लेंथ भी हम 118 करके बेचते थे उसकी। अच्छा। हम, हाँ, और इसके अलावा हमारी जो पैकेजिंग होती है वो भी 180 kg से वज़न जो होता था बेल का, वो भी 180 प्लस ही है और साइज़ भी कम है। हम जो तार यूज़ करते हैं वो 88 to 90 इंच की तार यूज़ करते हैं हमारे। और जो आप लोकल सप्लाई करते हैं उसके अंदर आपकी क्या क्वालिटी और एक्सपोर्ट क्वालिटी में क्या फ़र्क होता है? बदकिस्मत से मैं कहूँ कि हमारे पास लोकल बायर का वो टेस्ट नहीं है, वो क्वालिटी को अहमियत नहीं देते हैं। वो उनको जहाँ सस्ती मिलती है उधर ही जाते हैं। हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ पे लोगों को हम थोड़ा, हमारे जो स्पिनिंग इंडस्ट्री से जो मालकान हैं उनको बताएं कि भाई आपको अगर ट्रेश आप 8% की कंडीशन रखते हो, 4% आपकी यील्ड बढ़ जाएगी, और नहीं तो आप कम से कम हमें कंपनसेट करो तो हम आपको जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो आप शंकर 6 इंडिया से मंगवाते हो जी, वैसे पैरेलल आपको हम कॉटन सप्लाई देते हैं, तो हमें कम से कम। लेकिन इसमें एक बड़ा एप्टमा का बड़ा एक इतराज़ है, या एक मैंने एक सुनी है बात, वो कहते हैं जी कि अगर हम 4% ट्रैश से कम और 118 और हम इस तरीके से एक अच्छी क्वालिटी वाली कॉटन बनाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? या फिर सारी की सारी एक्सपोर्ट हो जाएगी? ये तो नहीं,
मकसद ये कि दुनिया से क्योंकि आप इतने प्रोड्यूस तो करते नहीं, आपकी नंबर ऑफ बेल्स ही बहुत कम है। नहीं, हमारी बात नहीं है, बात ये है कि एक बायर होता है मार्केट में हमेशा जो अच्छा क्रिएटिव बंदे होते हैं, क्योंकि एप्टमा वालों के पास वसाइल हैं, उनको हुकूमत फैसिलिटेट करती है फिनांसिंग के हवाले से, लोन के हवाले से, उनको एग्जेम्पशन मिलती है मशीनरी इंपोर्ट करने के हवाले से। ऐसी कोई फैसिलिटी हमारे जीनिंग इंडस्ट्री को या ग्रोअर को क्यों नहीं है? कुछ भी नहीं है। जिनिंग सेक्टर में सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं है? आप ये- लोग वीक हैं, कमज़ोर नहीं, हैं? हम वीक नहीं हैं। बेसिकली हमारी इतनी पहुंच, जो हमारे ऊपर जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं उनकी, जो हमारे ऊपर जो हमारे जो बड़े भाई हैं वो इतने ताकतवर हैं कि वो हम उधर पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि मिनिस्ट्री में वो लोग बैठे हुए हैं। उनके पास जो हमारे मिनिस्ट्री जो बनती है वो भी उनके ही यानी कि इशारों पे, उनके ही ताउन से वो मिनिस्टर रखे जाते हैं। जिनिंग यानी कि यहाँ पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो नेगेटिव चीज़ है जो हमारी मुल्क मुआशी तौर पे गिर रहा है, उसकी वजह ये कि यहाँ पे छोटी सनत को और छोटे काश्तकार को यानी कि कभी भी उसकी पॉलिसी नहीं बनी। डॉक्टर साहब, कैसे पीसीजीए, पाकिस्तान कॉटन जिनर्स एसोसिएशन, 500 अरब के इन्वेस्टमेंट आप इस मुल्क में रखते हैं, आप कैसे छोटा इदारा हो सकते हैं? या तो कभी आपने मनवाया नहीं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि पीसीजीए की रिट नहीं है। मैं इस कारोबार से मैं बहुत जूनियर हूँ आपके मुकाबले में, लेकिन मैं पिछले 8-10 साल में जो देखता आ रहा हूँ, पीसीजीए एज ए पीसीजीए या तो ये पॉलिटिक्स में बहुत रहा है, या अपने आप को मनवा नहीं सका। 500 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट, खरबों रुपए का आप कारोबार करते हैं, कैसे छोटी सनत हो सकती है? मैं आपको अपनी ज़ात की बात बताता हूँ, मैं भी जिनर था। जो आप कहते हैं ना, क्योंकि हमारे लोग के पास न इतनी अवेयरनेस है, जो जिनिंग इंडस्ट्री से बिलोंग हैं, मोस्टली वो रूरल एरिया से तलक रखते हैं। ओके। चंद लोग हैं जो यानी कि वो भी वहीं से डेवलप हुए हैं, लेकिन उन्होंने यानी कि इसको अपना एक कौमी फरीदा नहीं समझा। वो अपने ज़ाती यानी कि कामों में अपने आप को अपग्रेड करते रहे, लेकिन अपनी इंडस्ट्री को, अपने भाइयों को एक होता है कि कोई उसका इनडायरेक्टली कोई उसको फॉलो करे या एक मोटिवेशन डेवलप करे, वो चीज़ें नहीं कर पाए। क्योंकि हमारे यहाँ कोई फैसिलिटी तो आप समझो ना कि जितनी हमारी जिनिंग इंडस्ट्रीज़ के एरिया हैं, मैं चेयरमैन बना 2016 में पहली दफ़ा पाकिस्तान में, वो भी इलेक्टेड बना। उससे पहले हमारे यहाँ पे ऐसे ही नॉमिनेशन होती थी, क्योंकि पहले तो कुछ लोगों का कब्ज़ा होता था, वो यानी कि एक भाई आया तो दूसरा तीसरा। 2016 में आप चेयरमैन बने रहे, उससे पहले आप समझते हैं इलेक्शन नहीं हुआ करते थे, वो नॉमिनेशन हुआ करती थी पहले ही। यानी कि यही एक हमारी एक अंडरस्टैंडिंग थी हमारे सारे पाकिस्तान के जहाँ जिनिंग दोस्त हैं, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस ही नहीं थी। कोई आता ही 1958 में पीसीजीए बनता है। हाँ। और 2016 तक आप ये समझते हैं कि ये वो टाइम था जिसमें पीसीजीए की अवेयरनेस नहीं थी, ये अपने आप की अपनी ताकत नहीं पहचानता था, और ये वो टाइम है जिसमें आप मैक्सिमम एक्सपोर्ट भी करते रहे दुनिया के अंदर। मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ 2008 में से। नहीं, आप 2016 से पहले अगर आप जाएं, जब सीईसी के टाइम में मैं कहता हूं, बिल्कुल मैं तो उस वक्त भी पीसीजीए स्ट्रॉन्ग इदारा नहीं था। इसका मतलब स्ट्रांग की आप डेफिनेशन क्या समझते हैं? स्ट्रांग में ये कि उनके जो मसाइल होते थे उस पर तो बात होती थी, ओके। लेकिन अपग्रेडेशन के हवाले से, क्योंकि हमारे पास जो लॉबीज़ हैं, जो मैंने जो ऑब्ज़र्व किया, मिनिस्ट्रीज़ में 2 टाइप के लोग बैठे हुए हैं। एक माइंड सेट है एग्रीकल्चरलिस्ट, यानी कि वो गांव का रूरल इकोनॉमी का जहन है। दूसरा है शहरी बाबू यानी कि वो कहता है कि ये जो लोग हैं इनमें इतनी समझ नहीं है, इनमें इतनी अकल नहीं है, इसीलिए वो प्रोमोट करते थे जो भी अर्बनाइज्ड लोग हैं उसके पास फैसिलिटी भी है, उधर यूनिवर्सिटियाँ भी हैं, उधर कम्युनिकेशन भी है, तो वो लॉबी हमारे पास जो भी पॉलिसी बनती थी, आज भी यही लॉबी है। आप रज़ाक दाऊद को देख लें, वो स्पोर्ट प्राइज देने को आपको तैयार नहीं है। यही मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ आज भी सैयद फ़खर इमाम साहब की, वो बेचारा यानी कि हमारे आगे कहता है कि आगे जो लोग बैठे हुए हैं उसमें जो भी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो सारे अर्बनाइज्ड माइंड हैं, उनको रूरल इकानमी से इंटरेस्ट ही नहीं है, ज़राअत से इंटरेस्ट नहीं है। उनको जब बहुत करते हैं वो कहते हैं कोई हमें पाकिस्तान को कोई ऐसा मुल्क बनाएंगे जो स्टॉक मार्केट माइंड हो या
वैसे ये डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से, इतना बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ कि एक ऐसा मुल्क जिसको कॉट इकोनॉमी कहा जाता था, ऐसे ही है ना जी। और जो मैं एक फ़िक्रा मैंने पहले भी कोट किया हुआ कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ इकोनॉमी इज़ रूल्ड बाय कॉटन, कि तीसरे ममालिक जो तीसरे दुनिया के ममालिक हैं उनकी इकोनॉमी कॉटन से चलती है और स्ट्रेटेजिक क्रॉप है। आपके अगर ये क्रॉप बेहतर होगी, सबसे अच्छी होएगी, तो इससे क्या होगा कि जनाब इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी। बट डॉक्टर साहब सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही फरमा। मैं आपको इसकी बात को और बढ़ाते हुए बताऊं कि हमारे मिनिस्टर साहब ने स्टेटमेंट दी थी कि बांग्लादेश किस तरह अपने टेक्सटाइल को चला रहा है, कि वो बगैर कॉटन के अपना मुल्क चला रहा है। मैं कहता हूं अल्लाह की नेमत हमारे पास है और उसको हम कंपेयर करें जिसके पास नेमत नहीं है। एक आपका कॉमर्स मिनिस्टर है जो सदियों से इसको यहाँ पे इम्पोज किया जाता है, यानी कि पिछली जो भी अदवारों में हुकूमत है वही बंदा इनको मिलता है, उसको लेके आते हैं कि ये हमारी कॉमर्स मिनिस्ट्री को बेहतर करेगा। कौन, क्या नाम है उसका? रज़ाक दाऊद साहब। रज़ाक दाऊद साहब। मैं कहता हूँ वो एक माइंडसेट चला आ रहा है। मैं कहता हूँ ये एक सोच है ना। हाँ। ये एक सोच है। मैं नाम की बात नहीं कहता हूँ। नहीं, अब हमें नाम लेना चाहिए और कितना नुकसान पहुंचाएंगे हमें। मैं वो एक बंदा नहीं है ना, ये एक सोच है। जो सोच ज़रा से बिलोंग करती, जैसे मैं गाँव से तलक रखता हूँ, मुझे दुख का, दर्द का, इलाके के लोगों का मसाइल का पता है। इसी तरह शहर में जो लोग रहते हैं उनके मसाइल कुछ और हैं, तो उनकी प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं। तो हम चाहते हैं कि जो भी स्टेक होल्डर हैं इन सबको एक जगह बिठाएं। हम ये नहीं चाहते हैं कि इंडस्ट्री नहीं लगनी चाहिए, एप्टमा को ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उनको फैसिलिटेट न करें। हम चाहते हैं सबको फैसिलिटेट करें, सबको फैसिलिटेट, कि जब सब लोग स्ट्रांग होंगे, सब लोग। ये बहुत अच्छी सोच है डॉक्टर साहब। यहाँ चूँकि थोड़ा सा लंबा हो गया, मैं एक इजाज़त चाहूँगा ताकि हम पार्ट्स में हमने इसको रिलीज़ करना है। पार्ट 1 यहाँ हम क्लोज़ करते हैं, हम उस पार्ट 2 की रिकॉर्डिंग पे जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स। अब हम थोड़ा सा हम ब्रेक के बाद हम पार्ट 2 की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।